गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा आज हमने शुरू करना है अपना नया चैप्टर डिसोल्यूशन। ठीक है। अब देखिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हमारे एग्जाम में आता ही आता है और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से जर्नल एंट्रीज आती हैं, बट हमें जर्नल और लेजर इसके दोनों ही करने हैं। सबसे पहले समझते हैं बेटा डिसोल्यूशन होता क्या है। डिसोल्यूशन का मतलब डिसॉल्व होना, बंद होना। ठीक है जी। अब जो डिसोल्यूशन होता है ना बेटा, दो तरीके का होता है। पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझा रहा हूँ, थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, अच्छे से समझेंगे। हमारे पास एक थ्योरी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है सबसे पहले तो इस टॉपिक में से ही। एक होता है बच्चे हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और एक हो गया डिसोल्यूशन ऑफ सिर्फ पार्टनरशिप। ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है बच्चे, जो अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े, लाइक चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, ये सारे जो चैप्टर्स है बच्चे, ये क्या थे हमारे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या था, बिजनेस जो है हमारा परमानेंटली क्लोज नहीं हुआ था, बिजनेस कंटिन्यू था। एक पार्टनर आ गया या एक पार्टनर चला गया, और पुराने पार्टनर्स ने नए पार्टनर्स के साथ, या जो एक पार्टनर चला गया उसके रिटायर होने के बाद, उसकी डेथ के बाद बिजनेस कंटिन्यू रखा। तो ये जो टॉपिक था बच्चे, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये था हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट अब हमने पढ़ना है बच्चे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्या मतलब है कि बिजनेस परमानेंटली क्लोज हो गया। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है बच्चे, बिजनेस जो है हमारा क्लोज हो गया, बिजनेस शट डाउन हो गया, अब बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा। यहाँ पे आप देखो, जब हम ये टॉपिक पढ़ते थे तो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे ना, बट ये यहाँ पे हम बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करेंगे। बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर नहीं होगी बच्चे, जब बिजनेस शट डाउन हो गया, बिजनेस बंद हो गया, तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी। यहाँ पे क्या होगा, एसेट्स को, जितनी भी हमारी एसेट्स होंगी उसको सेल कर दिया जाएगा और लायबिलिटीज की पेमेंट करी जाएगी। जब एसेट्स को सेल कर दिया, लायबिलिटीज की हमने पेमेंट कर दी, तो बिजनेस क्लोज हो गया, तो बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं ना बच्चे हमारी। ठीक है। बात समझ में आ रही है सभी को। हमने ये टॉपिक पढ़ना है बच्चे अभी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ जो पार्टनरशिप होता है बेटा, ये हमारा आता है इसके अंदर सेक्शन 39, सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये कौन सा एक्ट पढ़ते हैं बच्चों हम, 1932। ये बात याद रखनी है। डिसोल्यूशन हम पढ़ते हैं सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। ठीक है। बिजनेस क्लोज हो रहा है परमानेंटली, एसेट्स को सेल करते हैं, लायबिलिटीज की पेमेंट कर देंगे, बैलेंस शीट बनेगी नहीं, सारे पार्टनर्स अपने घर को चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे मेरे पास, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। अब हम आगे आते हैं जी, डिसोल्यूशन होता क्यों है। फिर हमारे पास एक अगला टॉपिक आता है जी इम्पोर्टेंट, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बच्चे हमारे पास थ्योरी का। डिसोल्यूशन दो तरीके से होता है बेटा, एक तो विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, और विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट समझते हैं सभी, लॉ की बात कर रहे हैं हम, कोर्ट, जज, सभी ने सुना होगा। अब विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट का क्या मतलब हो गया बच्चे, म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल कंसेंट। मतलब मान लेते हैं जी ए बी सी पार्टनर है, तीनों ने डिसाइड किया जी अब हमने बहुत साल बिजनेस कर लिया, बहुत पैसा कमा लिया, अब हमें बिजनेस नहीं करना, चलिए जी अब हम अपनी रिमेनिंग लाइफ एंजॉय करते हैं। तो वो सारा बिजनेस शट डाउन कर देते हैं बच्चे, तो वो क्या हो गया हमारा, विद म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है। फिर हमारे पास हो सकता है जी, सब सपोज ए और बी दो ही पार्टनर्स थे, दो ही पार्टनर्स थे, और बी कहता है जी मेरे को तो बिजनेस नहीं करना, रिमेनिंग ए रह गया, तो पार्टनरशिप तो रहेगी नहीं ना। अगर ए अपना बिजनेस करना चाहेगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्टनरशिप तो खत्म हो जाएगी।
बात समझ में आ रही है बेटा? कोई भी पार्टनर, सपोज 2 पार्टनर हैं, उनमें से कोई भी पार्टनर हमारा इंसॉल्वेंट हो गया, या जैसा कि मैंने बोला म्यूचुअल कंसेंट में बड़ी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सभी ने डिसाइड कर लिया, एक ने डिसाइड कर लिया कि जब हमें बिजनेस नहीं करना, ठीक है। विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट से क्या मतलब होता है हमारे पास, कोई भी पार्टनर हमारा अनसाउंड माइंड हो गया। अनसाउंड माइंड समझते हैं बेटा? कोई भी पार्टनर हमारा अनसाउंड माइंड का मतलब पागल हो गया, ठीक है जी। तो अब वो बिजनेस अब हम नहीं कर सकते, बिजनेस हमें शट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस इलीगल हो गया, अनलॉफुल हो गया, या कुछ भी जो हमारा बिजनेस है वो अनएथिकल हो गया। ये लाइक जैसे कि आप देखते हैं अभी पॉल्यूशन के डेज में गवर्नमेंट या कोर्ट और क्या ऑर्डर कर देता है जी, ये बिजनेस जो है इस इंडस्ट्री में, इस एरिया में नहीं चल सकता, ज्यादा पॉल्यूशन कॉज करता है, तो इस बिजनेस को आप परमानेंटली बंद कीजिए जी। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा क्या हो गया जी, विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। सभी को बात समझ में आई बेटा? हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं बिजनेस शट डाउन करने का, या लीगली हमारे पास कुछ ऐसी कंपल्शन हो जाती है कि जी हमें बिजनेस शट डाउन करना पड़ता है। बेटा ये बुक में है, इसको आप बहुत डिटेल में है, वहां से आप एक बार रीड कर लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आगे आते हैं बच्चे, एक अगली इंपॉर्टेंट बात हम समझते हैं। अब जब बिजनेस बंद होता है, सारी एसेट्स को बेचा जा रहा है, लाइबिलिटीज की पेमेंट की जा रही है, तो पार्टनर्स ने जो पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, जो पैसा हमने बाहर से बोरो किया हुआ है, लोगों से पैसा उधार लिया हुआ है, क्रेडिटर से सामान उधार लिया हुआ है, तो उसकी पेमेंट कैसे होगी? ये भी जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो ये सारी चीजें आपको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो दोबारा समझाएंगे। बेटा इसमें आ जाता है हमारा सेक्शन 48। इसमें क्या लग जाता है हमारा सेक्शन 48, ये याद रखेंगे बच्चे, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये यूज होगा, इसके बिना कोई भी हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होगा। बेटा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट क्या कहता है हमारा, कि सबसे पहले जब कभी भी आप कोई बिजनेस बंद कर रहे हैं, विलिंगली या अनविलिंगली, ठीक है जी, तो पेमेंट किस तरीके से होगी? सबसे पहले जो बच्चे आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज होंगी ना, उनको पैसा दिया जाएगा। जो भी आपके पास अवेलेबल पैसा होगा, जो भी आपके पास फंड्स हैं, वो सबसे पहले पे करा जाएगा आउटसाइड लाइबिलिटीज को। लाइक आपने किसी से लोन लिया हुआ है थर्ड पार्टी से, क्रेडिटर्स हैं आपके पास, बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो जो भी पैसा आपने बाहर वालों से बोरो किया हुआ है, सामान उधार लिया हुआ है, किसी पार्टी से लोन लिया हुआ है, तो सबसे पहले उसकी पेमेंट होगी। उसके बाद बेटा पार्टनर्स का लोन, पार्टनर का लोन समझते हैं, ए और बी पार्टनर है। अगर ए और बी पार्टनर और बिजनेस ने ए से लोन ले रखा है, एज लोन, या बी से लोन ले रखा है, तो वो, बट इससे भी पहले आप अगर थर्ड पर्सन का लोन, ये लोन का मतलब है जो बाहर वालों का, ये लोन का मतलब है जो पार्टनर का लोन है। बेटा सबसे पहले तो जो आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं, जो बाहर वालों का पैसा है, ये चुकाया जाएगा। पैसा बचेगा तो फिर पार्टनर का लोन चुकाया जाएगा। फिर उसके बाद आ जाती है बच्चे बात कैपिटल की, पार्टनर्स की कैपिटल, उसकी पेमेंट की जाएगी। फिर अगर पैसा बचता है तो पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लाइक अपना अपना जो पैसा है वो अपना पार्टनर्स अपना पैसा वापस ले जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बात समझ में आई बच्चे? सबसे पहले हमें आउटसाइड लाइबिलिटीज, लोन, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकी पेमेंट करनी है। पैसा बचेगा तो पार्टनर का लोन, पैसा बचेगा तो पार्टनर की कैपिटल, फिर अगर रिमेनिंग पैसा हुआ तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स वो पैसा अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है बच्चे? चलिए अब आगे बात समझते हैं। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ,
ट्वेल्थ क्लास में जो हमारा सीबीएसई का सिलेबस है, उसमें हमारे पास जब कभी भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि फंड्स कम होंगे। ये वाला जो टॉपिक है हमें थ्योरी में पूछा जा सकता है, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हमारे को कभी ऐसा नहीं देगा कि पैसा कम हो गया तो जी अब हम क्या करेंगे। पैसा आपके पास हमेशा सफिशिएंट होगा, या तो पार्टनर्स के पास घर में पैसा होगा, या उनके पास बिजनेस में सफिशिएंट पैसा होगा अपनी लायबिलिटीज को पे करने के लिए। एक और बात आप सभी को पता होनी चाहिए, बच्चे कोई बताएगा पार्टनरशिप में लायबिलिटी लिमिटेड होती है अनलिमिटेड होती है, बताओ। आवाज में। अनलिमिटेड, यस, पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होती है जी? अनलिमिटेड। ये एक इम्पॉर्टेंट शब्द होता है बेटा। पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड का क्या मतलब होता है? अगर बिजनेस में पैसा कम है और पैसा चाहिए, लाइक जैसे कि डिसोल्यूशन, हमें ये इन लायबिलिटीज को पे करना है, तो पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल टू पे देयर ड्यूज। मतलब अगर बिजनेस में पैसा कम है तो पार्टनर को हो सकता है अपने घर से भी पैसा लाना पड़े। ठीक है जी। पार्टनर्स को अपने घर से भी हो सकता है पैसा लाना पड़ेगा लायबिलिटीज को पे करने के लिए। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ अभी। देखिए, देखेंगे बेटा सभी स्टूडेंट्स ध्यान से। एक फर्म है जी, फर्म ABC। ये फर्म बंद हुई। इस फर्म के जो एसेट्स थे 1000 रुपीज के सेल हो गए। जो लायबिलिटीज थी वो हमारे पास थी जी 800 रुपीज की, आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज। एसेट सेल कितने के हुए? 1000 रुपीज के। तो ये जो 1000 रुपीज हैं, इसमें से पहले तो बेटा आप 800 रुपीज की लायबिलिटीज को पे करेंगे, ये कंपलसरी है। सबसे पहले तो आपने आउटसाइड लायबिलिटीज को पे करना है। फिर हमारे पास कितना पैसा रह गया बच्चे? 200 रुपीज। अब ये जो 200 रुपीज रह गए ना, इसमें से पहले मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। एक वर्ड आएगा हमारे पास, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होती है तो उसको डिसॉल्व करने के लिए कुछ लीगल ट्रांजैक्शंस के लिए हमारे पास कुछ खर्चा होता है जी। ठीक है। अब ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये दो तरीके से हो सकते हैं। जैसा कि हमने बोला कि कोर्ट की वजह से भाई डिसोल्यूशन हो रहा है, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस में भी हमें एक एजेंट को पे करने पड़े, जो एजेंट कोर्ट ने अपॉइंट किया है, जो एसेट्स को बेचने में और लायबिलिटीज की पेमेंट करने में हेल्प करा रहा है। या फिर ये जो एजेंट वाला काम है हो सकता है पार्टनर कर रहा हो। ठीक है, बात समझ रहे हैं बच्चे आप मेरी? इस काम में हमें या तो ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कौन कर रहा होगा, डिसोल्यूशन का काम एजेंट कर रहा होगा जो कि कोर्ट ने अपॉइंट किया है, या फिर ये डिसोल्यूशन का काम कौन कर रहा होगा, एक पार्टनर कर रहा होगा। तो इनको बदले में हमें कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, उसे आप सैलरी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस इस नाम से बेटा मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये जो हमारे पास पैसे हैं ये एसेट्स बेच के आए, ये हमने आउटसाइड लायबिलिटीज पे की, और सपोज इसको 50 रुपीज पे करने थे तो ये हमें पे करने पड़ेंगे। पहले तो इसको डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस, फिर 150 रिमेनिंग रह गया। फिर अगर पार्टनर का लोन है क्वेश्चन में तो वो पे होगा, फिर कैपिटल पे होगी, और अगर पैसा रिमेनिंग बच जाएगा तो पार्टनर्स अपने घर ले जाएंगे। बात समझ में आई बच्चे? इसका अपोजिट सिनेरियो ले लेते हैं। एसेट्स सेल हुई 800 रुपीज की, लाइबिलिटीज थी हमारे पास 1000 रुपीज की। ठीक है, बट ये तो हमें पे करना पड़ेगा, तो 200 रुपीज कम रह गए ना। तो हमने क्या पढ़ा कि पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो बच्चे ये जो 200 रुपीज है ये पार्टनर कंट्रीब्यूट करेंगे, अपने घर से कैपिटल लेके आएंगे। ये अमाउंट पार्टनर्स पैसा लेके बिजनेस में आएंगे। पार्टनर्स विल ब्रिंग दिस अमाउंट। अच्छा जी, ये जो एक्सपेंसेस थे ये तो यहाँ पे भी हमें बच्चे पे करने पड़ेंगे। बात समझ में आई?
पैसा हमें आउटसाइड लायबिलिटीज का, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस का, पार्टनर के लोन का, ये सारे एक्सपेंसेस हमें पे करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ चीजें करके दिखाता हूँ, बना के दिखाता हूँ, समझा के, सो दैट आपको बात और अच्छे से क्लियर हो। देखिए सपोज हमें एक बैलेंस शीट गिवन है बच्चे, बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 31 मार्च 19। ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स। ये एक बैलेंस शीट बच्चे मुझे गिवन है और क्वेश्चन में बोला जाता है जी फर्म डिसॉल्व हो गई, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चे मेरे पास है कैश बैलेंस, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स 10,000 माइनस डेटर्स का प्रोविजन, नेट अमाउंट 9,000, कैश 10,000, बिल्डिंग ये। ठीक है, फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं जी गुडविल, यहाँ आते हैं जी कैपिटल, ए और बी की कैपिटल है हमारे पास 50,000 ईच। मिसेस एज लोन, एज लोन, मैं आपको सारी चीजें लिख के दिखाता हूँ। क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बैंक लोन। ठीक है, ये हम बच्चे इसका एक सेकेंड रुकेंगे, टोटल भी कर लेते हैं, मैच कर देते हैं इसको। ये हो गया हमारा इस साइड का टोटल 310, 320, 3,39,000, 1,20,30, 50,000, 2,50,000, 2,00,000, 2,80, ये बच्चे मेरे पास 59,000। ठीक है, ये एक बैलेंस शीट गिवन है बच्चे, इसमें मैंने कुछ कुछ चीजें कवर की हैं। इसमें एक और चीज लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, जर्नल रिजर्व 10,000, इसको कर देते हैं हम 49,000। अच्छे से समझेंगे बच्चे। ठीक है, अब बच्चे मुझे ना इस चैप्टर में देखिए अकाउंट्स कौन से बनाने होते हैं, पहले मैं आपको वो बताता हूँ एक बारी। इस चैप्टर में बच्चे मुझे बनाना पड़ेगा, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट, हम यहाँ बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड बैलेंस शीट नहीं बनेगी बच्चे, बैंक अकाउंट बनेगा। देखिए अभी तक हम कौन से अकाउंट बना रहे थे, जब हम एडमिशन रिटायरमेंट डेथ चैप्टर की बात कर रहे थे तो वहां पे बच्चों हम बना रहे थे रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन की जगह बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट मींस इसमें हम एसेट्स को बच्चे क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे, सेल करेंगे एसेट्स को, और लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। कैपिटल अकाउंट में जो चीज़ें नॉर्मली हमारी जाती थी, लाइक कैपिटल का बैलेंस जाएगा, जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस होते थे, लाइक जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वो सारी चीज़ें जाएंगी। और बैंक में जितनी भी बैंक की ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो जाएंगी। कैसे, अभी हम करके देखेंगे बेटा, सारी चीज़ें समझेंगे। तो इस चैप्टर में जो मेन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंट होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट ही होता है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट अगर हमारा ठीक बनेगा तो हमारा पूरा क्वेश्चन बेटा ठीक हो जाएगा। मेन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रियलाइजेशन अकाउंट ही होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने डाटा लिखा था, इस डाटा से मैं आपको एक रियलाइजेशन अकाउंट समझाता हूँ। ठीक है, देखिए ये बैलेंस शीट है, मुझे क्वेश्चन में बोला गया जी रियलाइजेशन अकाउंट बनाने या फिर कि आप बुक्स क्लोज कीजिए। बेटा बहुत ध्यान से समझेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट मेन है, ये समझ में आ गया तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। देखिए इस चैप्टर में ना
हमारे पास जितने अकाउंट्स हैं हमें ये सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं। तो ये जो एसेट्स होती है ना बेटा, इन सारी एसेट्स को हम यहाँ कॉपी कर देते हैं रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। बेसिकली एसेट्स के अकाउंट्स क्लोज करने हैं, तो ये हमारी डेबिट साइड है। हम रियलाइजेशन के डेबिट में सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे एक्सेप्ट कैश और बैंक। याद रखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब बच्चे हमने क्या देखा, हम रियलाइज कर रहे हैं ना, सेल कर रहे हैं किसको, एसेट्स को आप सेल कर रहे हो, लायबिलिटीज की पेमेंट कर रहे हो। तो क्या कैश सेल होता है? कैश तो ऑलरेडी मेरे पास कैश की फॉर्म में ही है। तो यहाँ से जो भी आपको डाटा गिवन होगा वहां से आप सारी एसेट्स को कॉपी कर देंगे रियलाइजेशन के डेबिट में एक्सेप्ट कैश और बैंक। देखिए ये सारी मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ जी। टू लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख। अब इनके बीच में इतने नए नए पॉइंट्स आएंगे, मैं वो आपको सारे सिखाता जाऊंगा। अब डेटर्स, बेटा देखो जान के मैंने लिखा डेटर्स और उसके साथ 1000 का प्रोविजन लिख दिया और नेट अमाउंट यहाँ लिख दिया 9000। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ 9000 लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली डेटर्स में से ये प्रोविजन का अमाउंट लेस करके 9000 लिख देते हैं। बेटा ऐसे नहीं करेंगे, अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा आंसर तो ठीक आएगा बट मेथड गलत हो जाएगा। हमें डेटर पूरे क्लोज करने हैं 10,000 से। 1000 का प्रोविजन रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिख के छोड़ देंगे। देखो मतलब तो अभी भी वही हुआ ना, मैं यहाँ डायरेक्टली 9000 लिखूं या 10 यहाँ लिखूं, 1000 यहाँ लिखूं, बात तो एक ही है। बट 9000 वाला मेथड गलत हो जाएगा। हमें प्रोविजन अकाउंट हमने अलग क्लोज कर दिया, डेटर अकाउंट अलग क्लोज कर दिया। अब आ जाते हैं बच्चे गुडविल पे। गुडविल को इस चैप्टर में सिंपल एसेट्स ट्रीट किया जाता है। अभी तक आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो ये जो गुडविल थी मेरी, इस गुडविल को, ये जो गुडविल यहाँ पे पड़ी है, इसको हम कैपिटल के डेबिट में डाल देते थे ना, बोलते थे इस गुडविल को, गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, राइट ऑफ कर रहे हैं। इस चैप्टर में बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। गुडविल इज ट्रीटेड लाइक अ सिंपल एसेट। गुडविल को आप बिल्कुल सिंपल एसेट ट्रीट करते हैं और गुडविल को आप बाकी एसेट्स की तरह यहीं पे लिख देंगे। अब हमें ये मेरे पास आ गए बच्चे 3,30,000। किसी को कोई डाउट है बेटा इतनी बात में तो पूछ लीजिए आप। किसी को भी कोई डाउट है? पीयूष, लक्ष्य, सादिक, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए गुड। ये हमने सारी एसेट्स दोबारा समझा रहा हूँ, इधर कॉपी कर दिया एक्सेप्ट कैश और बैंक। गुडविल का सिंपल ट्रीटमेंट किया, प्रोविजन को अपोजिट साइड लिख के छोड़ दिया। ठीक है, अब बच्चों समझो, अब ये ना मुझे एसेट्स को हमने क्या बोला, सेल करना है जी। अब जब हम एसेट सेल करेंगे ना बच्चे, तो एसेट्स को सेल करने के हमारे पास तीन ही तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एसेट्स को सेल करने के सिर्फ तीन ही तरीके हैं। कौन से तीन तरीके? या तो डायरेक्टली हमने बेच दिया, या कोई पार्टनर इसको बेच सेल कर रहा है, या किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, या हमने किसी लायबिलिटीज के अगेंस्ट इसको सेटल कर दिया। देखो जी दोबारा बता रहा हूँ, एसेट्स को जब इनको हम सेल करेंगे तो सेल करने के बच्चे मेरे पास, रुको मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ। जब हम इस एसेट्स को सेल करेंगे तो एसेट्स को सेल करने के मेरे पास तीन ही तरीके हैं। ठीक है, डायरेक्टली या तो मैंने इसको सेल कर दिया जी कैश या बैंक के थ्रू, या कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, पार्टनर कहता है जी मैं ले जाता हूँ कि ये एसेट्स तो मेरे काम की लग रही है, इस एसेट्स को मैं टेक ओवर कर लेता हूँ, या फिर ये एसेट्स हमने ट्रांसफर कर दिया लायबिलिटीज के अगेंस्ट। मतलब मुझे सादिक को 10,000 रुपये देने थे, कैश की जगह मैंने उसको कोई एसेट दे दिया, भाई आप 10,000 की जगह ये एसेट ले लीजिए। ठीक है, तो एसेट्स को सेल करने की ये तीन ही पॉसिबिलिटीज है बेटा। अब अगली बात क्या समझेंगे, हम जब भी एसेट्स को सेल करेंगे, मैंने लिख तो डेबिट में दिया, अब एसेट्स का अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं आपकी भाषा में, तो अब एसेट्स का अगर कुछ भी होगा तो क्रेडिट साइड में होगा। ठीक है, अब एसेट्स का कुछ भी होगा तो कौन सी साइड होगा, क्रेडिट साइड में होगा। सेल करेंगे तो भी बैंक, तो भी क्रेडिट में, पार्टनर लेके जाएगा तो भी क्रेडिट में, और थर्ड ऑप्शन की अभी हम बात नहीं कर रहे। थर्ड ऑप्शन जब आएगी तभी सिखाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग है, 1 लाख रुपए की लिखी है, क्वेश्चन में कहता है जी ये लैंड एंड बिल्डिंग, क्वेश्चन के नीचे यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी बच्चे, हमेशा गिवन होती है ना,
तो क्वेश्चन में लिखा जाता है जी ये लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपीज की हमने सेल कर दी। तो हम आएंगे जी क्रेडिट साइड में, बाय बैंक अकाउंट लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपीज। ये नाम इंपॉर्टेंट है बच्चे, बैंक के नाम से सेल करना है। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, बाय लैंड एंड बिल्डिंग लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बात समझनी है जी, लैंड एंड बिल्डिंग तो 1 लाख की थी, सेल कितने की हो रही है, 2 लाख रुपीज की। तो बेटा जनरली जो एसेट्स होती हैं वो कम की सेल होती हैं, लेकिन प्रॉपर्टी तो ज्यादा की सेल होती है ना। तो अगर मैं इसको नटशल बोलूं, जो भी आपको एसेट्स के सेल की प्राइस नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होगी, आपको एसेट्स को उसी प्राइस पे सेल करना है। आपको एसेट्स को उसी प्राइस पे सेल करना है। ये 1 लाख की एसेट्स वो कहता है जी 10,000 में सेल हो गई तो 10,000 में, 1 लाख की एसेट्स 10 लाख में सेल होगी तो 10 लाख रुपीज में। आपको ये नहीं सोचना जी ऐसा क्यों हुआ, जो मुझे क्वेश्चन में डाटा गिवन है वो सुप्रीम है, उसकी बात माननी है। अब प्लांट एंड मशीनरी कहता है जी 50% में सेल हुई, एडजस्टमेंट में ऐसा क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है। तो ये 2 लाख रुपीज की थी, 50% में सेल होने का क्या मतलब हो गया, 2 लाख रुपीज की थी, इसका 50% बच्चे कितने में सेल हो गई, ये 1 लाख रुपए में। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये मैंने लिख दिया जी 3 लाख रुपीज। अगली पॉसिबिलिटी, डेटर्स कहता है जी पार्टनर ए टेक ओवर कर रहा है 70% में। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, ये जो डेटर्स है पार्टनर ए टेक ओवर कर रहा है 70% में। कोई बात नहीं जी, हमने ये भी सीखा था, ए टेक ओवर कर रहा है तो ए के नाम से लिख देते हैं, बाय एस कैपिटल अकाउंट। 70% मतलब वो लेके जा रहा है बच्चे फिर 7,000 में। ठीक है, जितने में भी लेके जा रहा है वो मुझे गिवन होगा। गुडविल के लिए एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला गया। तो हमें याद रखना है, जब कभी भी किसी एसेट्स की सेल वैल्यू गिवन नहीं होगी तो उस एसेट्स की सेल प्राइस को जीरो कंसीडर किया जाएगा। अगर मुझे एसेट्स की सेल वैल्यू गिवन नहीं होगी तो उस एसेट्स की सेल वैल्यू को जीरो कंसीडर किया जाएगा। बेटा देखो हमने तीन चीजें सीखी है अभी एसेट्स के लिए। पहले एसेट्स हमने यहाँ जस्ट कॉपी कर दिया एज इट इज यहाँ से क्वेश्चन से। अब एसेट्स का कुछ भी होगा तो क्रेडिट साइड में होगा, सेल कुछ भी होगा से मतलब देखिए सेल हो गई तो बैंक के नाम से, पार्टनर लेके चला गया तो पार्टनर के नाम से, और जिस एसेट्स की सेल वैल्यू नहीं बताई उसकी सेल वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे, जीरो। दैट मीन्स मुझे गुडविल को अपने आप यहाँ पे सेल नहीं करना। ठीक है, इसमें किसी बात किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बच्चे पूछें, किसी को कोई भी डाउट है। हाँ बोलो हिमांश क्या कह रहे हो। हम्म, कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना, उसने बोला जी जो डेटर्स है उसने 7,000 में लेके गया, दैट मीन्स ये मान लिया गया कि 3,000 के डेटर से पैसा नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला, जैसे कि ये प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख रुपए की थी, 1 लाख में ही सेल हुई, उसी तरह डेटर जो 10,000 थे उससे सिर्फ 7,000 रिकवर होने की पॉसिबिलिटी थी, तो ए ने वो सिर्फ 7,000 में लेके गया। जो अमाउंट आपको नीचे एडजस्टमेंट में बोला होगा ना बच्चे, आप वो लिख दोगे। ठीक है हिमांश, ठीक है। चलिए अब लायबिलिटीज पे आते हैं। देखो हमने एसेट्स को यहाँ डेबिट में कॉपी कर लिया, लायबिलिटीज को यहाँ क्रेडिट में कॉपी करेंगे। मुझे कोई बताएगा कौन कौन सी लायबिलिटीज को कॉपी करना है बेटा। मैंने आपको अभी से एक बात सिखाई थी कि हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज की बात करेंगे। अब ये आउटसाइड लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं बच्चे, देखो कैपिटल तो नहीं है, कैपिटल तो मैंने बताया था आपको कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होती है। ठीक है, मिसिज ए, क्या मिसिज ए पार्टनर है हमारी, बताओ। नहीं, तो ये आउटसाइड लायबिलिटी हो गई ना, ये रियलाइजेशन में पोस्ट होगी। ए का लोन ये नहीं जाएगा, पार्टनर का लोन अकाउंट सेपरेटली बनाया जाता है। पहले आउटसाइड लायबिलिटीज की बात होगी रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटीज की। क्रेडिटर आउटसाइड लायबिलिटी है बच्चे, यस क्रेडिटर जाएगा, बिल्स पेबल जाएगा, बैंक लोन जाएगा, जनरल रिजर्व नहीं जाएगा, ये तो प्रॉफिट होता है ना हमारा, ये कहाँ पोस्ट होगा, कैपिटल अकाउंट में, जैसा कि अभी तक हम बाकी चैप्टर्स में करते आए थे। ठीक है, देखिए ये जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं इनको हम यहाँ क्रेडिट में कॉपी कर देते हैं, जैसे कि मिसिज ए लोन,
20,000, creditors 1 lakh, bills payable 50,000, बैंक लोन 49,000। बच्चे इसका टोटल इधर बाहर पोस्ट हो जाएगा। हमने एसेट्स को डेबिट में कॉपी कर दिया, लायबिलिटीज को क्रेडिट में कॉपी कर दिया। अब हमें लायबिलिटीज की पेमेंट होनी है। बेटा अगेन वही बात, लायबिलिटीज की पेमेंट होने के भी 3 ही हमारे पास तरीके हैं। या तो डायरेक्टली हमने उसको पे कर दिया, या कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, या एसेट्स के अगेंस्ट सेटल हो गया। अभी हम तीसरी पॉसिबिलिटी की बात नहीं करेंगे, यह डेबिट में पेमेंट पे आ जाते हैं। जब हम डेबिट में पेमेंट करेंगे तो बच्चे ये पेमेंट होगी हमारी वही कैश या बैंक के नाम से। अब मिसिज ए का लोन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी मिसिज ए के लोन को हमने पूरा पे करा, तो यहाँ डेबिट में लिख देते हैं जी मिसिज ए का लोन पूरा 20,000। क्रेडिटर्स 1 लाख रुपीस के थे, क्वेश्चन में कहता है जी क्रेडिटर्स ने हमें 5% डिस्काउंट दे दिया। हमने उनको आर्ग्यू किया जी बिजनेस बंद हो रहा है, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, अभी तो हम दे रहे हैं, बाद में पता नहीं पैसे मिले ना मिले। तो वो एग्री हो गए, उन्होंने 5% डिस्काउंट दे दिया। तो मैं इनको कितनी पेमेंट करूं बच्चों, बताओ यहाँ पे कितनी पेमेंट करूं मैं क्रेडिटर्स को? ये 1 लाख रुपीस के क्रेडिटर है हमारे, 95। यस, क्या रिमेनिंग 5,000 का कुछ करना है? कुछ नहीं करना, ठीक है। अब जो ये बिल्स पेबल है, ये कहता है जी पार्टनर ए है ना हमारा, वो टेक ओवर कर रहा है। पार्टनर ए कहता है मैं टेक ओवर कर रहा हूँ जी, मैं इनसे अपने आप सेटल कर लूंगा। तो यहाँ हमने लिखना है टू एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे बिल्स पेबल 50,000। ठीक है बच्चों? हाँ, रीजॉइन करना है जी, अभी रीजॉइन करना है अभी, सभी स्टूडेंट्स रीजॉइन करेंगे। अच्छा ये रह गया जी, क्या अभी पता नहीं यार, इसका पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, सारा टाइम होगा तो क्वेश्चन भी कराऊंगा, देख लूंगा। देखिए ये जो बैंक लोन है, बैंक लोन के लिए नीचे एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला गया था, ठीक है। बैंक लोन के लिए एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला गया था, तो बैंक लोन का क्या करेंगे, बैंक लोन को पे करना जरूरी है। मतलब हमने एसेट्स को तो अपने आप सेल नहीं किया था, अगर एसेट्स की सेल वैल्यू नहीं गिवन थी तो उसको हमने एज्यूम कर लिया था जीरो। बट लायबिलिटीज के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर किसी लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको खुद ही बुक वैल्यू पे करना जरूरी है। इस लायबिलिटी को यहाँ मैं खुद ही पूरा पूरा पे करूंगा। बात समझ में आ गई बच्चे? देखो इन दो के लिए इंफॉर्मेशन थी तो हमने उनको पे कर दिया, कम या ज्यादा जो भी कुछ वो बोलेगा उसकी बात मानेंगे, अपनी अकल नहीं लगाएंगे। बिल्स पेबल पार्टनर ए ले गया, बैंक लोन के लिए क्वेश्चन साइलेंट था, तो बैंक लोन हमें खुद ही पूरा बुक वैल्यू पे करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आई?